ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, उनके परिवार और उनकी संस्था से संबंधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है विश्व हिंदू एकता मंच के द्वारा। मैं राजू जोशी, विश्व हिंदू एकता मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, तो उसका एक मुख्य कारण है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी व उनके परिवार को की हत्या की साजिश उन्हीं के करीबी मैनेजमेंट के लोग द्वारा की जा रही है और षड्यंत्र पूर्वक उनको और उनके परिवार को एक झूठे और बेबुनियाद केस में फंसाया गया। लेकिन उसके पीछे जो साजिश करता है वो उन्हीं के आश्रम के मुख्य लोग हैं, जिसकी मैं संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि 15 अगस्त 2013 की जो लड़की ने, तथाकथित लड़की ने जो पूज्य बापू जी पे आरोप लगाए, जिसमें परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को जोधपुर सेशन न्यायालय द्वारा सजा हुई। लेकिन जो 15 अगस्त आप लोगों को पता होगा कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को फॉस्को के मामले में सजा हुई थी और वो फॉस्को का मामला आज भी जोधपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के ही आश्रम के लोग हैं जो उन्हें इस झूठे केस में सजा कराए। उसके मैं मुख्य कारण बता देता हूँ। पहला कारण, जिस रात लड़की ने आरोप लगाया कि मेरे साथ 1.5 घंटे तक ये छेड़खानी हुई और मेरे साथ ये घटना परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा की गई, लेकिन 15 अगस्त 2013 की जो रात का समय था 10 बजे से 11:30 बजे, उस दरमियान परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा मनई कुटिया जोधपुर से जो 25 किलोमीटर दूर है, वहां पर पूज्य बापू जी द्वारा सत्संग का आयोजन हुआ था और वहां पर करीब 150-200 जो साधक थे वो वहां पूज्य बापू जी के अनुयायी थे, वो वहां पे मौजूद थे। और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी विश्वव्यापक संत है, जिनका 162 देशों में सत्संग चलता है। इतने बड़े संत का छोटा सा भी कोई कार्यक्रम होता था तो वहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होती थी। लेकिन जो 15 अगस्त 2013 की लड़की ने घटना का समय बताया, उस दरमियान के जो फोटोग्राफ थे, जो वीडियोग्राफ थे, वो सारे उन्हीं के मैनेजमेंट के द्वारा गायब कर दिए गए, क्योंकि जो फॉस्को का कानून बना था उसके अंदर एक नया प्रावधान आया था कि जो फॉस्को का जो आरोपी होता है उसे ये प्रूव करना होता है कि उसने ये काम नहीं किया है। लेकिन जब व्यक्ति फॉस्को के केस में जेल चले जाएगा तो कैसे प्रमाणित करेगा कि उसके द्वारा ये कृत्य नहीं हुआ। अब उसके बाद जब परम पूज्य संत श्री बापू जी के ऊपर आरोप लगे और उन्हें जोधपुर पुलिस द्वारा समन भेजा गया 31 अगस्त 2013 के पहले जोधपुर में पहुंचने के लिए, तो उन्हीं के कुछ जो कानूनी सलाहकार थे, उन्हीं के आश्रम के जो लोग थे, वो लगातार परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बरगला रहे थे कि आपको जोधपुर जाने की जरूरत नहीं है, हमने सेटिंग कर ली है, हमने व्यवस्था कर ली है। इस तरीके से उन्हें गुमराह किया गया, क्योंकि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को कानूनी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्म क्षेत्र में है तो उन्हें कानूनी चीजें नहीं पता थी। तो जो लीगल सलाहकारों ने उन्हें बताया, उन्होंने वही किया। उसके बाद उन्हें जोधपुर जाने नहीं दिया गया और 31 अगस्त 2013 की रात को इंदौर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और पूज्य बापू जी का जब केस चलता है, तो फॉस्को केस में सबसे पहले जो लड़की आरोप लगाती है तो उसकी एज राज्य सरकार प्रूव करती है कि ये लड़की नाबालिग है या बालिग है। लेकिन परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी प्रकरण में ये हुआ कि उन्हीं के केस में उन्हीं की लीगल टीम बोलती है कि हम लोग पूज्य बापू जी ट्रायल चलवाते हैं और एज का कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना था कि लड़की बालिग है या नाबालिग है और उनका केस फॉस्को के अंतर्गत चालू कर दिया जाता है। और उन्हीं के पैनल द्वारा जो अच्छे वकील थे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी जी भी पूज्य बापू जी के केस में आए थे, राम जेठमलानी जी भी पूज्य बापू जी के केस में आए थे, के मेनन साहब भी बापू जी के केस में आए थे, जोधपुर के जो जाने माने अधिवक्ता नीलकमल गौड़ा जी, महाराष्ट्र के सोमनाथ लड्डा जी और जो सनातन संस्था
के एडवोकेट है संजीव पुनालेकर जी, और इसके अलावा बहुत जाने माने वकील आए, लेकिन उन्हें पूज्य बापू जी के केस में काम नहीं करने दिया गया। उन्हें हमेशा पूज्य बापू जी के केस से कोई ना कोई बहाना करके हटा दिया गया। जबकि पूज्य बापू जी के केस में देखा जाए तो जो लड़की ने आरोप लगाए थे 1.5 घंटे उसके साथ दुराचार हुआ, तो लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो टोटल नील है। लड़की के बॉडी पे कोई क्रैच के निशान नहीं है, कोई भी। जी आप जो प्रेस ले रहे हैं जी है ना, आपने इसमें पहले तो एक तो आसाराम जी बापू ये संत नहीं है, वो कथावाचक है जी, है ना। दूसरा आपने जो इस केस के ऑलरेडी भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में उसका निर्णय लग चुका है जी, उस पर हम समीक्षा नहीं कर सकते जी, वीडियो बंद करना है कि नहीं। अब नहीं, उसके ऊपर आप अभी जो बता रहे हैं कि वो ये ऐसा है वैसा है, हम उस पर कोई राय नहीं दे सकते। आप वो विषय छोड़ के बाकी जो कुछ है उस पर बात करें, ठीक है। वीडियो नहीं बनाना। ओए तू पत्रकार है? पत्रकार है? पत्रकार है क्या? पत्रकार है क्या? हाँ? बंद करो, बंद कर। आप वो विषय छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी उस केस पे रिजल्ट तो बाकी भी सब पे वीडियो बनाने देते नहीं नहीं वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको यहाँ से नहीं बना सकते, हम पत्रकार ही बना सकते। आपको वो विषय छोड़ के जो कुछ भी बोलना है बापू, ठीक है, उसमें हम समीक्षा नहीं कर सकते। आपने फोटो निकालो, आपने जो बोला कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये गलत जानकारी आपको। पूज्य बापू जी को जोधपुर सेशन कोर्ट से सजा हुई है। हाई कोर्ट में आज भी अपील पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट तक अभी गए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंटरिम बेल के लिए गए थे, अभी तक हाई कोर्ट में भी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत की न्याय प्रणाली जो है, हम उस पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन सेशन कोर्ट में भी गलतियां होती है, तभी भारत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बने हैं, ताकि अगर सेशन कोर्ट से कोई गलती हो। प्रकरण कोर्ट में है ना अभी जी, समीक्षा कैसे कर सकते जी, उस पे हम कुछ नहीं बोल सकते ना। जब अगर बापूजी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी प्रकरण उस पे रिजल्ट लगा नहीं है, हाँ, ऐसा आपका कहना है जी, तो उस पे समीक्षा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में अभी विचार दिन है, तो उस पे हम यह चर्चा नहीं कर सकते। न्याय प्रविष्ट मामला है कि नहीं जी। हाँ, आपको और दूसरी कुछ प्रॉब्लम होंगे उस पे बात करिए, जो भी हाँ, ठीक है। बापूजी के संस्था से ही रिलेटेड जो बात है, वर्तमान में पूज्य बापूजी इंटरिम बेल पे चल रहे इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा 6 महीने की जमानत मिली है। पूज्य बापूजी को जो बेल मिली है, तो उसमें पूज्य बापूजी को गैदरिंग करने की परमिशन नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे लोगों से मिलने की परमिशन है। तो जब पूज्य बापूजी स्वास्थ्य इलाज के लिए अहमदाबाद आए थे, तो उस दरमियान हमारे करीब 10-15 शुभचिंतक पूज्य बापूजी से मुलाकात के लिए गए, और जब मुलाकात के लिए गए तो पूज्य बापूजी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि जो हमारा केस देख रहे हैं, जो पूज्य बापूजी की जो लीगल टीम है, आश्रम के जो मुखिया लोग हैं, उन्होंने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे 12 साल से बरगलाया था मेरे जेल में रहते हुए, और जिसका नाम था पंकज मीरचंदानी, उसे अर्जुन नाम से जाना जाता है, जिसका विषय मैं नोट पेज में आपको दे चुका हूँ। दूसरा, जिस व्यक्ति के बारे में पूज्य बापूजी ने बोला, नीता वैद्य, जो पूज्य बापूजी के आश्रम में वैद्य है और पूर्व में भी पूज्य बापूजी का इलाज देख रही थी, तो यही वो वैद्य है जो पूज्य बापूजी की हत्या की साजिश रच रही थी। पूज्य बापूजी को दवाइयों की भी कोई जानकारी नहीं, ये लोग कार्डों के माध्यम से या कोई भी दवाइयों के माध्यम से स्लो पॉइजन पूज्य बापूजी को भेजा गया और बताया गया ये स्वास्थ्य संबंधित दवाई है, जिसका आज परिणाम है कि पूज्य बापूजी को 16 अत्यंत गंभीर बीमारियां ऑन रिकॉर्ड मेडिकल, और इसी के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्रोवाइड की है। तो पूज्य बापूजी को 16 अत्यंत गंभीर बीमारियां हुई, तो नीता वैद्य द्वारा भी पूज्य बापूजी के केस में भी रही गई और पूज्य बापूजी का इलाज भी देख रही थी, और हम जो साधक है उनसे पूज्य बापूजी के केस के नाम पे और पूज्य बापूजी के इलाज के नाम पे करोड़ों रुपया लिया गया, ये पूज्य बापूजी द्वारा बताया गया। उसके अलावा जो हमारे आश्रम के वक्ता है रामा और वासुदेवानंद, तो रामा, वासुदेवानंद और डॉक्टर प्रेम, ये लोग, इनके संबंध में भी पूज्य बापूजी ने हमें जानकारी दी। जो हमारे 10-15 भाई लोग मिलने गए थे पूज्य बापूजी से,
तो पूज्य बापू जी जानकारी दी है कि रामा वासुदेवानंद और डॉक्टर प्रेम द्वारा भी साधकों को बरगलाया गया, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन साधकों को यह बताया गया कि पूज्य बापू जी एकांतवास में गए, पूज्य बापू जी लीला कर रहे हैं, लेकिन पूज्य बापू जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो किसी साधकों को बताया नहीं गया, जो करोड़ों साधकों की आवाज को दबाया गया। उसके अलावा जो आश्रम में आज भी मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं, पूज्य बापू जी के जेल में रहते हुए 2016 में जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम व गुरुकुल है वो पूज्य बापू जी के नाम पे थे। 2016 में पूज्य बापू जी को ये झूठ बोल के कि बापू जी आप इस संस्था से अलग हो जाओ क्योंकि आपके ऊपर जो धाराएं लगी है, उस प्रकरण को लेकर इन्होंने पूज्य बापू जी से 2016 में पेपर साइन कराए और पूज्य बापू जी को इस संस्था से अलग कर दिया गया। पूज्य बापू जी के सुपुत्र परम पूज्य नारायण साईं जी, पूज्य बापू जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी मैया जी और पूज्य बापू जी के बेटी भारती श्री जी, इनका आज आश्रम में कोई किसी प्रकार से इस संस्था में कोई भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है और उनके परिवार को भी आश्रमों से और इस संस्था से अलग कर दिया गया। और वर्तमान में उनका जो परिवार भी वो अलग आश्रम में रह रहा है। वर्तमान में नारायण साईं जी भी जो अहमदाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन कैदी है, जिनका अभी केस चल रहा है। ये विषय था। अब अगर कोई आपके सवाल हो। एक प्रश्न ऐसा है कि 2018 में वो कन्वेंशन हुआ है। हाँ, 25 अप्रैल 2018 लाइफ सेंटेंस का कन्वेंशन हुआ है जी। जिस व्यक्ति को कन्वेंशन होता है उसको आरोपी बोलते हैं जी। आपने आरोपी ऐसा नहीं सब राष्ट्र सब बोल रहे हैं, ये कोर्ट ने मान्य कोर्ट ने ये दिया है सेशन में आएगा। तो थोड़ा सा कहता कि अरे हम क्या बोल रहे हैं ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए जी। कन्वेंशन हुआ है ऑलरेडी। हाँ, ऑलरेडी हुआ है। तो उस व्यक्ति को आरोपी बोला जाएगा, है ना? वो ठीक है, ये हमारी भावना है। हाँ, ये हमारी भावना है। एक नहीं, भारतीय न्याय व्यवस्था पे तुम्हारा विश्वास नहीं? कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन हुआ है। भारतीय न्याय व्यवस्था पे आपका विश्वास नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, अगर मेरा भारतीय न्याय प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास है, सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया, यदि सेशन कोर्ट में सही फैसले होते, ऐसा नहीं है, भारत के कई ऐसे केस है जो सेशन कोर्ट में सजा होने के बाद हाई कोर्ट आमिर वकील के बावजूद वो केस वो ये नहीं कर सके ना जी। इसका मतलब कैसा है कि ये सोलंकी जैसे लोग थे और उनके पीसी सोलंकी थे शर्मा खुशी हो रही है। और जो बापूजी के आश्रम के आसपास जैसे जो खाली क्षेत्र होता था, यदि वहां पे गौशाला के हिसाब से टीन के सेट डाल दिए गए तो उसे अतिक्रमण बताया गया। बाद में प्रशासन द्वारा वो अतिक्रमण हटा दिया गया। ये चीज है। और 2 जवान जो लड़के थे आश्रम के ही, उनकी बॉडीज भी मिली थी साबरमती 2008 में। और उसकी आपको शायद पता होगा 2019 में उस केस में डीके द्विवेदी जी द्वारा पूज्य बापूजी और उनके पुत्र नारायण साईं जी को क्लीन चिट मिल चुकी है डीके द्विवेदी की रिपोर्ट के द्वारा अहमदाबाद हाई कोर्ट से। वो केस क्लियर हो चुका है जी। और कोई क्वेश्चन है तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं वो तो हमने नोट पे आपको दी थी। कोई क्वेश्चन है तो आप खुल के कर सकते हो बापूजी से संबंधित, मैं जवाब देने के लिए जी। सर सबूत क्या है किसी आप पे आरोप लगा रहे हैं, किसी व्यक्ति पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसके कुछ सबूत? मैंने बताया ना आपने बताया ऐसे नहीं होता है। 10-15 जो लोग हैं वो आरोप भी लगा सकते हैं। आप भी लगा सकते हैं, हम ऐसे नहीं होता। इसके सबूत ये क्या है? आपने बोल दिया कि आप भी षड्यंत्र में शामिल हो तो नहीं, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। ये 10-15 लोग जो पूज्य बापूजी से मिलने गए थे, मैंने पहले ही बताया जो बापूजी को बेल हुई है उसमें पब्लिक गैदरिंग की परमिशन नहीं है। और जो हमारे 10-15 लोग गए थे, मैं आंसर कर देता हूँ, जो हमारे 10-15 लोग गए थे, जैसे कोई वृद्ध बीमार होता है या कोई भी व्यक्ति घर का बीमार होता है तो हम शुभचिंतक लोग हालचाल लेने जाते हैं, तब उन लोगों को पूज्य बापूजी ने ये सारा प्रकरण बताया और उसको लेकर अब हम लीगली कार्रवाई भी करने वाले हैं। जो हमारे 10-15 लोग हैं जो गवाह है बापूजी ने जिन्हें स्वयं बोला है, हम उनको लेके अब बॉम्बे में इसके ऊपर एफआईआर होने वाली है जी। और मैं एक स्पष्ट बात कह रहा हूँ
कि जैसे आपने बोला कि इसके गवाह क्या है, तो मैं विश्व हिंदू एकता मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं अभी कुछ न्यूज चैनल पे भी इस डिबेट के लिए आने वाला हूँ। जब मैं स्पष्ट तौर पे खुले में आके कह रहा हूँ, मेरे लेटर हेड के द्वारा मैं कह रहा हूँ, तो स्पष्ट तौर पे मुझे पता अगर मैं गलत रहूंगा तो मेरे ऊपर भी लीगल एक्शन हो सकता है, और अगर मेरी कोई भी बात गलत है तो मेरे ऊपर ये लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नोट प्रेस ये नागपुर में ही नहीं, लगभग पूरे भारत के न्यूज़पेपर में इसकी कवरेज चालू कर दी है, पूरे भारत के। जी राहुल जी, जी राहुल जी, मैं है क्या होता? हाँ जी बोलिए। मैं एक पूछ रहा था, विश्व हिंदू एकता मंच में इसके पहले ऐसे कौन से प्रोग्राम आए? पूज्य बापूजी को जब सजा हुई 25 अप्रैल 2018 के बाद विश्व हिंदू एकता मंच द्वारा साधकों के बीच में पुणे के अंदर एक सभा आयोजित की गई। जोधपुर में 3 बार सभाएं आयोजित की गई, दिल्ली में भी सभाएं आयोजित की गई, और इसके अलावा लातूर, पुणे, मुंबई में भी सभा आयोजित की गई। उसके बाद मथुरा, गोवर्धन। सभाएं आयोजित की गई, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो हम लोगों को ये पता चल गया कि पूज्य बापूजी की जो लीगल टीम है वो केस सही से नहीं लड़ रही। इस पे डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी जी का भी स्टेटमेंट है कि उन्हीं के लोग उन्हें फंसा रहे। जब मैं कोर्ट में गया कि पूज्य बापूजी को बेल चाहिए, तो पूज्य बापूजी से साइन किया हुआ एक पेपर कोर्ट में पहुंच जाता है। वो वीडियो स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा दूंगा कि वहां पे ये बापूजी के द्वारा एक साइन किया हुआ पेपर आता है कि मुझे बेल नहीं, जेल चाहिए। अब कोई भी आरोपी हो वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि मुझे बेल नहीं, जेल चाहिए? ये सुब्रमण्य स्वामी जी का स्टेटमेंट है जब वो जोधपुर में पूज्य बापूजी के बेल के लिए गए थे। उनका वीडियो स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखा दूंगा। हो सकता है उनको पश्चाताप हो रहा हो, वो जेल में रहना चाहते हो, इसलिए लिख के। देखिए, अगर पश्चाताप होता तो वो बोलते ही नहीं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, क्वेश्चन है तो कर लीजिए।